आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में क्या हमने कभी सोचा है कि खामोशी मतलब साइलेंस, इसकी क्या अहमियत है? आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों के जरिए इसी खामोशी के छिपे हुए फायदों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। बाहरी चुप्पी भी और मन की शांति भी। देखते हैं कि दुनिया भर की रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। और देखिए, ये पड़ताल सिर्फ आसपास के शोर को कम करने तक ही नहीं है। हाँ। असली चुनौती तो शायद वो है जो मन के अंदर लगातार चलता रहता है ना, वो जिसे मेंटल चैटर कहते हैं। वो आवाज जो कभी बंद ही नहीं होती। हाँ, वही। जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स कहते भी हैं, देखिए दिमाग का काम ही सोचना है, उसे पूरी तरह रोकना शायद मुमकिन भी ना हो, और शायद जरूरी भी नहीं। हाँ, शायद जरूरी भी नहीं। पर खामोशी के अभ्यास वो हमें इस अंदरूनी शोर को बेहतर ढंग से संभालने में मदद जरूर करता है। और जब हमने इन स्रोतों को खंगाला तो वाकई कुछ हैरान करने वाली बातें पता चली, मतलब दिमाग पर खामोशी के असर के बारे में। अच्छा। जैसे एक स्टडी साफ तौर पर दिखाती है कि दिन में सिर्फ 2 घंटे की खामोशी भी दिमाग के हिप्पोकैम्पस हिस्से में नई कोशिकाएं बनाने में मदद कर सकती है। अरे वाह, हिप्पोकैम्पस मतलब जो सीखने याददाश्त से जुड़ा है। हाँ हाँ, बिल्कुल वही, सीखने, याददाश्त और हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने वाला हिस्सा। ये तो जबरदस्त बात है। और ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं होगी, फिर मतलब शरीर पर भी असर होता होगा। बिल्कुल होता है। हाँ, क्योंकि एक स्टडी है शायद 2006 की, हमारे स्रोतों में उसका जिक्र है। वो बताती है कि सिर्फ 2 मिनट की खामोशी भी ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन कम करने में आरामदायक संगीत सुनने से भी ज्यादा असरदार हो सकती है। 2 मिनट, बस 2 मिनट की खामोशी। हाँ, सोचिए जरा, लगातार शोर जो है वो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, उसका लेवल बढ़ाता है। हाँ, और वो लंबे समय में सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये तो हम जानते हैं। बिल्कुल। और इसके उलट, जैसा कई स्रोत बताते हैं, खामोशी ना सिर्फ तनाव और चिंता कम करती है, बल्कि नींद की क्वालिटी सुधारने में भी बहुत मददगार है। तो एक तरह से ये तन और मन दोनों के लिए दवा जैसी हुई। निश्चित रूप से, बिल्कुल। और जब तन मन शांत होते हैं ना, तो इसका सीधा असर हमारे फोकस और प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। अच्छा, हाँ, ये भी है। हाँ, कई स्रोतों ने इस बात पर जोर दिया है कि शांत मन जो है वो हमें भटकाव से बचाता है। हम प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा टिक पाते हैं, काम बेहतर होता है, जाहिर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई इस शांति को अपनी रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लाएं कैसे? स्रोतों में कुछ तरीके सुझाए गए हैं, पारंपरिक भी और आजकल के भी। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे देखिए, अपनी भारतीय परंपरा में मौन व्रत का जिक्र है। मौन व्रत? हाँ, सुना है। हाँ, और ये सिर्फ जुबान बंद रखना नहीं है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये असल में एनर्जी बचाने और गहरे आत्मचिंतन का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। इसी तरह विपश्यना जैसी ध्यान की पद्धतियां हैं, वो तो पूरी तरह खामोशी पर ही आधारित हैं। अपने विचारों और संवेदनाओं को बस देखना, बिना किसी जजमेंट के। और ये देखना दिलचस्प है कि ये पुरानी तकनीकें आज भी कितनी काम किए हैं। आजकल लोग डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं। बिल्कुल, वही बात हुई एक तरह से। फोन, लैपटॉप, सारे गैजेट से कुछ समय के लिए दूरी बना रहना। मकसद वही है, बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के शोर से थोड़ी देर के लिए मुक्ति पाना। हाँ, और इसे रोज की जिंदगी में शामिल करना उतना मुश्किल भी नहीं है जितना लगता है। अच्छा, कैसे? अरे, स्रोतों से जो सुझाव मिले हैं उनके हिसाब से तो रोज बस 10 मिनट शांति से बैठ जाना। बस 10 मिनट? या फिर बिना फोन के थोड़ी देर टहल लेना। या मान लीजिए काम कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में टीवी या म्यूजिक बंद रखना। ये छोटे छोटे कदम भी फायदा पहुंचाते हैं। और अगर माहौल बहुत शोर वाला हो, जैसे शहरों में तो अक्सर होता है? हाँ, वो एक चुनौती है। उसके लिए भी समाधान है, जैसे नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स आजकल आते हैं। हाँ, वो तो काफी पॉपुलर है। वो काफी मददगार हो सकते हैं। कुछ स्रोत तो विस्पर रूम जैसे साउंड आइसोलेशन बूथ का भी जिक्र करते हैं, मतलब पूरी तरह शांत जगह। अच्छा। हालांकि वो शायद सबके लिए मुमकिन ना हो, पर बात यह है कि छोटे छोटे प्रयास भी मायने रखते हैं। वैसे इस खोजबीन में एक और बड़ी मजेदार बात पता चली, जिसका जिक्र कुछ साइंटिफिक रिसर्च में है। बताइए। कि हमारा दिमाग खामोशी को सिर्फ आवाज की कमी के तौर पर नहीं देखता, बल्कि उसे सक्रिय रूप से सुनता या महसूस करता है। हैं? सुनता है खामोशी को? ये कैसे? हाँ, कुछ प्रयोग हुए हैं सुनने वाले भ्रमों, मतलब ऑडिटरी इल्यूजन्स पर आधारित। वो बताते हैं कि अलग अलग तरह की खामोशी का अनुभव भी अलग हो सकता है। जैसे कोई एक खामोशी दूसरी से अलग सुनाई दे। अरे वाह, ये तो खामोशी की समझ को बिल्कुल एक नया आयाम देता है। मतलब ये सिर्फ बाहर शांति होना नहीं है, ये एक अंदरूनी अनुभव भी है, गहरा अनुभव। बिल्कुल। और शायद इसीलिए ये हमें खुद से दोबारा जुड़ने का मौका देती है। हमारी सेल्फ अवेयरनेस,
आत्म जागरूकता को बढ़ाती है। जब मन शांत होता है ना, तो हम अपनी भावनाओं को ज्यादा साफ देख पाते हैं, उन्हें बेहतर समझ पाते हैं। और शायद एक फायदा ये भी होता होगा कि हमारी सुनने की क्षमता बेहतर होती है। बिल्कुल सही कहा। जब हम खुद चुप होते हैं तो हम दूसरों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, उनकी बातों को सच में सुन पाते हैं, सिर्फ हियरिंग नहीं, लिसनिंग। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के इन अलग अलग स्रोतों से जो संकेत मिल रहे हैं वो यही इशारा करते हैं कि खामोशी कोई खालीपन या बोरियत वाली चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और शरीर के लिए, उनके बेहतर कामकाज के लिए एक जरूरी चीज है, एक तरह का पोषण है। तो ये सारी बातचीत का सार यही निकलता है कि खामोशी सिर्फ बाहरी शोर का ना होना नहीं है, ये एक सक्रिय अवस्था है, हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और बाहरी शोर को कम करना तो फिर भी थोड़ा कंट्रोल में है। असली चुनौती शायद मन के अंदर जो कोलाहल है उसे शांत करना है, चाहे हमारे आसपास कितनी भी हलचल क्यों ना हो। और शायद यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है कि क्या बाहरी दुनिया का शोर हमें उतना परेशान करता है जितना हमारे अपने मन के अंदर का शोर। इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं, मुकम्मल खामोशी। मतलब सिर्फ बोलने की खामोशी नहीं, बल्कि जहन की भी। इसकी ताकत और फायदे क्या हैं? हमारे पास काफ़ी मवाद है, वेबसाइट्स, कुछ तहकीकी रिपोर्ट्स, वीडियोस और ज़ाती तजुर्बात भी। मकसद यह है कि इन सब से अहम बातें निकालकर आसान ज़बान में समझें कि भाई खामोशी हमारे जहन और जिस्म पर असल में करती क्या है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खामोशी सिर्फ आप समझें शोर का ना होना नहीं है, ये खुद एक हालत है, एक कैफियत है जिसके बड़े गहरे असरात हो सकते हैं। आजकल की दुनिया में तो इतने शोर शराबे और डिजिटल चीज़ों में हकीकी खामोशी मिलना ही मुश्किल है, लेकिन शायद इसीलिए ये पहले से भी ज़्यादा अहम हो गई है। तो देखते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला और सबसे फौरी फायदा जो समझ में आता है वो है जहनी सुकून, जहनी वाज़ेहत। कई ज़राए जैसे हेल्थलाइन बताते हैं कि खामोशी जो है वो बेचैन ख्यालात को ठहराने में मदद देती है। जी, वो जो दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। हाँ बिल्कुल। एक वेबसाइट ने तो इसे बर्फ के गोले, स्नो ग्लोब से तशबीह दी है। अच्छा, कैसे? कि जैसे इसे हिलाएं तो सब कुछ घूमता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब जर्रात नीचे बैठ जाते हैं। खामोशी भी ऐसी दिमागी हलचल को कम करती है। सही। और ये होता कैसे है? असल में खामोशी हमारे जो जहनी वसाइल है ना, जो शोर की वजह से खर्च होते रहते हैं, उन्हें एक तरह से रिचार्ज करती है। शोर हमारे दिमाग पर एक बोझ डालता है, खामोशी वो बोझ हटाती है। इससे फिर हमें एक वक्त में एक चीज पर बेहतर तवज्जो दे पाते हैं, फोकस बेहतर होता है। हाँ, और फिर जाहिर है कारकर्दगी भी बेहतर होती होगी। बिल्कुल। डॉक्टर मेघना दीक्षित कहती हैं कि इससे पैदावारी सलाहियत बढ़ सकती है। एक तहकीक तो ये भी बताती है कि खामोशी दिमाग की लहरों को भी बदल सकती है। अच्छा, वो कैसे? वो जो तेज रफ्तार बेटा लहरें हैं जो अक्सर तनाव और भागदौड़ से जुड़ी हैं, उन्हें सुस्त अल्फा और थीटा लहरों में बदल सकती हैं। और ये अल्फा और थीटा लहरें पुरसुकून तवज्जो और तख्लीकी सोच से मुंसलिक हैं। वाह, ये तो दिमाग की बात हुई। जिस्म पर क्या असरात है? क्या जिस्मानी तौर पर भी कुछ होता है? जी बिल्कुल, खामोशी का जिस्म पर भी बहुत गहरा असर है। वही बात कि शोर से तनाव के हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल बढ़ते हैं। हाँ, वो लड़ो या भागो वाला हार्मोन। जी, खामोशी इन हार्मोन्स की सतह को कम करने में मदद करती है। ये बात कई जगह आई है। तो मतलब जिस्मानी तौर पर भी सुकून मिलता है? बिल्कुल। और इसके अलावा बेहतर नींद आती है, ब्लड प्रेशर में कमी आ सकती है, और यहाँ तक कि मुदाफ़ियाती निज़ाम भी मजबूत हो सकता है। ये तो कमाल है। ब्लड प्रेशर, नींद। और एक और बहुत ही दिलचस्प तहकीक है जी। एक तहकीक में पता चला कि रोजाना सिर्फ 2 घंटे की खामोशी दिमाग का एक बहुत अहम हिस्सा है, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, ये तो याददाश्त और सीखने के लिए अहम है ना। बिल्कुल। इसी हिस्से में नए खुलियात पैदा कर सकती है। जरा सोचें, खामोशी आपके दिमाग को मतलब लफ्जी तौर पर नया बना सकती है। नाकाबिल यकीन। इसी तरह वो जो फ्लोटेशन रेस्ट के तजुर्बे होते हैं, हाँ, वो टैंक वाले जिसमें मुकम्मल अंधेरा और खामोशी होती है। जी, इन मुतालात में भी देखा गया है कि दर्द, बेचैनी, डिप्रेशन में कमी आई और लोगों की नींद का मायार बेहतर हुआ। हैरान कुन है।
तो ज़हनी और जिस्मानी सेहत के अलावा क्या खामोशी का खुद को समझने मतलब खुद शनासी से भी कोई ताल्लुक है? यकीनन ये एक बहुत अहम नुक्ता है। खामोशी हमें मौका देती है कि हम अपने अंदर झांकें, अपने ख्यालात और एहसासात को देखें, उनका मुशाहिदा करें, बिना उन पर कोई लेबल लगाए, बिना तनकीद किए। अच्छा, मतलब बस देखना है कि क्या चल रहा है? जी, बजाय इसके कि हम जज्बात को दबाएं या उनसे भागें, खामोशी में हम उन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं, उन पर गौर कर सकते हैं। कई लोग इसे अपनी अंदरूनी आवाज़ या अपनी असली अक़दार से जोड़ने का तरीका भी कहते हैं। लेकिन एक सवाल जहन में आता है, क्या जहन को मुकम्मल तौर पर खामोश करना मुमकिन भी है? ख्यालात तो आते ही रहते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और ज़्यादातर ज़राए यही कहते हैं कि जहन को मुकम्मल तौर पर खाली करना या सोचों को बिल्कुल रोक देना शायद मुमकिन नहीं है। क्योंकि सोचना तो दिमाग का काम है। बिल्कुल, मकसद सोचों को ज़बरदस्ती रोकना नहीं, बल्कि उनसे एक फासला पैदा करना है, उनका मुशाहिदा करना है। जैसे हिंदू रिवायत में मौन व्रत होता है, खामोशी का अहद, उसका मकसद भी यही अंदरूनी गौर फिक्र होता है। अच्छा। और ये मश्क जो है वो हमारे अंदर जो एक नाकिद बैठा होता है ना, जो हर वक्त नुक्ताचीनी करता रहता है, या हमारी एना, उसकी आवाज़ को भी धीमा करने में मदद देती है। ठीक है। तो ज़हनी सुकून, जिस्मानी सेहत, खुद शनासी, क्या तख्लीकी सलाहियत, क्रिएटिविटी पर भी कोई असर होता है? हाँ, मुख्तसरन कई ज़राए इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खामोशी तख्लीकी सलाहियत और मसाइल हल करने की अहलियत को बढ़ा सकती है। वो कैसे? जब हम पुरसुकून माहौल में होते हैं तो दिमाग का एक ख़ास नेटवर्क है, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, वो ज़्यादा फ़ाल हो जाता है। आप इसे दिमाग का डे ड्रीमिंग या सोच विचार वाला निज़ाम कह सकते हैं। अच्छा। ये गहरी सोच, यादों को जोड़ने और नए आइडियाज़ पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। खामोशी इसे काम करने के लिए सही माहौल फराहम करती है। ये सब तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन अमली तौर पर क्या करें? मतलब आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में खामोशी कैसे लाएं? देखिए, शुरुआत छोटी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि घंटों बैठें। रोज़ाना सिर्फ चंद मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की खामोशी भी काफ़ी हो सकती है। बस कुछ देर के लिए सब कुछ बंद करके बैठ जाएं? हाँ, फ़ोन बंद करें, खामोशी से बैठें, या बाहर निकलकर पुरसुकून जगह पर थोड़ी देर चहलकदमी कर लें, या बातचीत में भी जानबूझकर थोड़ा वक्फा लें। और शायद वो जो पसे मंजर का शोर होता है उसे कम करना। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा नुक्ता है। जैसे गाड़ी चलाते हुए रेडियो बंद कर दें या काम करते वक्त टीवी बंद रखें। छोटी छोटी चीजें। जी, ये छोटी चीजें मिलकर बड़ा फर्क डाल सकते हैं। और अगर कोई ज्यादा गहरा तजुर्बा चाहे तो वो शोर कम करने वाले हेडफोन्स इस्तेमाल कर सकता है, या कभी कभार साइलेंट रिट्रीट पर जा सकता है। अहम बात यह है कि ये सबके लिए मुमकिन है, किसी न किसी शक्ल में। तो आज की इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? निचोड़ क्या निकला? यही कि खामोशी जो है वो सिर्फ शोर की अदम मौजूदगी का नाम नहीं है। ये तो जहन, जिस्म और आप कहें रूह के लिए भी एक ताकतवर चीज है, एक टॉनिक है। अगर हम जानबूझकर शऊरी तौर पर अपनी जिंदगी में खामोशी के लिए थोड़ा वक्त निकालें तो इससे हमारी मजमूई सेहत और खुशी पर बहुत गहरा मुस्बत असर पड़ सकता है। बिल्कुल। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात जो सोचने पर मजबूर करती है, एक हालिया तहकीक ये बता रही है कि हमारा दिमाग खामोशी को सिर्फ खालीपन नहीं समझता, बल्कि इसे एक हकीकी चीज के तौर पर महसूस करता है। अच्छा, एक चीज के तौर पे? जी, तो जरा सोचें, अगर ये सच है और हम अपने इर्द गिर्द और अपने अंदर की खामोशी को वाकई सुनना शुरू कर दें, तो हम क्या कुछ नया दरियाफ्त कर सकते हैं। उस पुरसुकून जगह में कौन सी हिकमतें, कौन से खजाने हमारा इंतजार कर रहे हैं। सत श्री अकाल। आज ਆਪਾਂ गहराई च गल करांगे मुकम्मल चुप बारे। मतलब सिर्फ बोलण दी चुप नहीं, मन दी शांति दी भी। ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੀਏ ਅੱਜਕੱਲ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਕਬਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂਟਲ ਚੈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸੋਚਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਨਾ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਦੇਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਜਰਨਲ 'ਚ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਂਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਦਿਮਾਗ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਚੁੱਪ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਚੰਗੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਤਣਾਅ ਘਟਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟੀਸੋਲ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਰੌਲਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਾਲਟ ਮੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੂੰਘਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਰਕ ਲਾਭ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਛਪੀ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਬਸ 2 ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਂਤ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 2013 ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਿਪੋਕੈਂਪਸ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੱਖਣ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਰਿਟਰੀਟ, ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਹਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਹੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਚੁੱਪ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੇਡੀਓ ਬੰਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਨ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਾਂ ਵਿਪਾਸਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਟੀਏ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਚਣ ਲਈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Okay, just think for a second about how much noise fills our days. I mean, it's not just the obvious stuff like traffic or construction, right? No, not at all. It's the constant, buzz from our phones, the endless information hitting us, and let's face it, the chatter inside our own heads too. Definitely. That internal noise can be loud. Yeah. It'd feel like getting away from it all is, well, almost impossible sometimes. And personally, all that input can just leave me feeling completely wiped out. It's a really interesting situation we're in, isn't it? Our world seems to value noise being on all the time. Right. But the potential of the opposite, real silence, often goes unnoticed. And we're talking about more than just, the lack of sound. It's about digging into how finding both that quiet outside and stillness inside can actually genuinely help us. Exactly. So for this deep dive, we've pulled together ideas from, all over websites, videos, articles, notes, trying to get a full picture. A broad look. Yeah. And our goal today is pretty simple. Cut through all that noise about noise, basically, and show you the biggest, maybe even surprising benefits of finding some silence. And it's not just about feeling calm for a minute. We're looking at real impacts on your brain, stress levels, creativity. Even how you experience your senses might change. So, ready to explore this quieter side of things with us? Absolutely. Let's start with just acknowledging the sheer amount of noise we deal with. It's almost constant, isn't it? Yeah. From the alarm clock going off to scrolling on your phone right before you try to sleep. We're swimming in it. Yeah, it's like the default mode. The positive psychology people call it mental noise. And you can totally see how that constant feed leads to feeling overwhelmed, scattered. And it's worth thinking about the culture around it, too. We often praise being busy, always connected, while silence sometimes gets seen as, empty or awkward. Yeah, unproductive even. Right. But Motivation Arc makes a great point that view misses something vital. Silence has this inherent potential within it. Okay, so shifting perspective. Motivation Arc says silence isn't empty. It's full of potential clarity, creativity, and a connection to ourselves. Kind of like the calm center of a storm, maybe. Exactly. A space where things can happen. Which makes you think, practically speaking, how do we actually get more of this external quiet? Well, good news is, it doesn't have to be some huge change. Looking back at our notes, we brainstormed some pretty doable things, and lots match up with Motivation Arc's ideas. Like tech boundaries. The phone again? Right, just turning off those notifications that aren't essential, the ones constantly pulling at your attention. That can make a surprising difference. Or maybe setting up tech-free times or zones at home. It's about being intentional, isn't it? Making a conscious choice to pull back from the digital stream. Totally. And another really good way to find external quiet. Get out in nature. Oh yeah, parks, woods. Exactly. Spending time there gives you a different kind of soundscape, usually calmer, more rhythmic. It can be really soothing for the nervous system. Yeah, unlike city noise, which is often jarring, unpredictable, nature sounds usually don't trigger that same stress response. Good point. And we can also try to create quiet spots in our homes. Even just a little corner can be like a mini sanctuary, for thinking or just being. And don't forget about quiet activities. Reading an actual physical book where you're not clicking away. Our journaling. Yes, or sitting and noticing what's around you. It can be really grounding. These things let us connect with ourselves and the world in a maybe less reactive way, more deliberate. And what about times when you can't get total quiet, like commuting? Right. You can still be intentional. Maybe try not immediately putting on music or a podcast sometimes. Just be quiet. See what thoughts pop up. Give your mind some space. Yeah. And look, if you really need to block things out to focus or rest, things like noise-canceling headphones or just plain earplugs are really useful tools. Okay, so that's the outside world, quieting things down around us. But like Motivation Arc stressed, a lot of the power comes from inside, finding that inner quiet, stillness in the mind. Yes, and this is important. It's not about trying to make your mind completely blank. Right? Really not. Like the myth of silencing the mind from Srimad Rajchandra, Nishan Dharanpur points out, our minds are just naturally active. Trying to force silence often just backfires, makes you more frustrated. Exactly. It's more about, as Motivation Arc puts it, creating space within the mind, lessening the grip of that, constant commentary, the worry loops. Which brings us to mental chatter.
Right. That term came up in our notes and in Mind Your Mental Chatter. It's that continuous stream of thoughts, internal debates, memories, plans, just running in the background. Like a radio station you can't turn off sometimes. Kind of. And look, this inner talk is normal. It's how our brains work. But when it gets too loud, too negative, or just excessive, well, Dr. Shanak Ajinkya notes, it can really ramp up stress and make it hard to focus or just feel peaceful. Okay, so silence, even just short bits of it, helps us notice this chatter without getting sucked in, like the power of silence suggests. Precisely. It lets you step back and observe the thoughts rather than being the thoughts. So how do we actually do that, cultivate that inner quiet? Well, our notes and motivation arc have some good practical ideas. One is just bringing mindful moments into your day. Doesn't have to be a big meditation session. Like what? Like just paying full attention to your breath for 60 seconds, or really tasting your morning coffee, or feeling your feet on the floor when you walk. Little things that anchor you in now. Okay, makes sense. Grounding yourself. Another thing is observing thoughts. Picture them like clouds just floating by. Try not to grab onto them, analyze them, judge them. Just notice and let them go. Easier said than done, maybe. It takes practice, but that little bit of distance can really lessen their power over you. It's about becoming less reactive to your own thinking. Okay. What else? Single tasking, focusing on one thing at a time. We think we can multitask, but mostly it just fragments our attention, increases that internal noise. Guilty as charged. Yeah, most of us are. So giving one task your full focus actually builds concentration and calms that scattered feeling. And in our always-on world, at digital sunset, basically no screens for maybe an hour before bed. Let your mind wind down naturally without all that blue light and stimulation. That's a tough one, but I can see how it would help. Finally, journaling. Sounds simple, but writing down thoughts and feelings can really clear them out of your head. Create space. Okay, so we've talked about why silence is important and how to find more of it, both outside and inside. Now let's get into the science. What does the research actually say? This is where it gets really compelling. We kind of know loud noise is stressful, right? But studies show it actually increases stress hormones, like cortisol. That's mentioned in sources like Noise and Health, and science says silence is much more important. Okay, so there's a direct physical link. Yes, but here's the flip side. Silence seems to do the opposite. It can relieve tension in the brain and body. And get this, a study in the journal, Heart found that just 2 minutes of silence was more relaxing than listening to so-called relaxing music. 2 minutes? Seriously? They saw positive changes in blood pressure and blood flow to the brain. It suggests silence allows a kind of deeper relaxation. Wow. Okay, that's powerful for such a short time. It really is. And the benefits go beyond stress. Yeah. There's research suggesting silence is good for brain health, even regeneration. Regeneration, like growing new brain cells. Potentially, yes. A 2013 study mentioned in a couple of our sources found that mice exposed to 2 hours of silence daily actually developed new cells in the hippocampus. The hippocampus. That's memory and learning, right? Memory, learning, emotions, yeah, a key area. So silence might actually help our brains grow and repair. That is fascinating. Actual physical changes. It points towards that possibility, yes. And this ties into focus and cognitive function too. Silence reduces distractions, obviously, which helps concentration. That's covered in the Neuroscience and Psychology of Silence and 5 benefits of silence. Makes sense. Fewer things competing for your attention. Exactly. And some studies even show improvements in things like working memory and problem solving after quiet periods. That was mentioned in the article about brain chemistry changing after 3 days of silence. It feels intuitive, doesn't it? When your brain isn't constantly filtering noise, it has more resources for thinking. Precisely. And it seems silence is also good for creativity. How so? Well, sources like Lore of Life and Neuroscience and Psychology of Silence suggest that quiet allows for deeper thinking, introspection, basically letting your mind wander productively. That's often where new ideas and solutions come from. So silence isn't empty space, it's thinking space, creative space. You could put it that way. And here's another surprising one. Your senses might get sharper. Sharper. According to your brain chemistry changes after just 3 days of silence, periods of quiet can actually heighten vision, taste, smell, touch. The idea is the brain reallocates resources when auditory input decreases. It's called cross-modal plasticity. Whoa! So less noise means potentially seeing better,
tasting more. The research suggests that kind of heightened sensitivity, yeah, it's like your other senses get a boost. That's incredible. Our bodies are amazing. They really are. And all this naturally leads us to mindfulness. There's a strong link there. Okay, let's talk about that connection. We hear mindfulness a lot. How does silence fit in? Sources like 6 powerful benefits of silent retreats and the hidden benefits of silence definitely highlight this. Well, silence basically creates the perfect conditions for practicing mindfulness. Mindfulness itself, as defined in those retreat articles and generally understood, is about paying attention to the present moment, your thoughts, feelings, sensations, surroundings, without judgment. Just being aware right now, gently. Exactly. And silence provides that quiet space where you can actually observe those thoughts and feelings without immediately reacting or getting carried away by them. That's mentioned in the hidden benefits. This self-awareness is a huge part of both silence and mindfulness. And meditation, which is often done in silence, is a key practice for mindfulness and well-being, right? Absolutely. Meditation is a structured way to cultivate that awareness, often using silence as the backdrop. Silence is like the soil where mindfulness can grow. It seems like this isn't just a modern wellness trend, though. Old traditions knew about this, too. Oh, absolutely. Take Maunavrata. It's a vow of silence in Hindu and yogic practices. Our notes and sources like Maunavrat and the power of silence. It's not just about not talking. It's more than that. Yeah, it's a deliberate turning inward. For introspection, connecting with your inner self, it's seen as a kind of blend of mindfulness and meditation. A conscious choice to go inward. Got it. Then there's Vipassana. That's a Buddhist silent meditation technique from India, focused on observing thoughts and sensations without judgment. And you find Vipassana retreats all over the world now, which shows how valued that practice still is. It's amazing how different cultures, different times, arrived at this same idea that silence holds something really important. It is striking. And broadly speaking, various sources mention silence being significant across many religious traditions as a way to connect with something sacred or find inner peace. Now, this next bit really surprised me when we were looking into it. It's about how we actually perceive silence. Yeah, the active perception idea. It's pretty new research mentioned in the perception of silence. It suggests silence isn't just the lack of sound hitting our ears. Wait, what? So our ears are actually processing the silence itself, not just noticing the absence of noise. That's what the research implies. They even talk about this illusion called one silence is more. Basically, one continuous period of silence can seem longer than 2 shorter periods that add up to the same total time. It's similar to illusions we experience with sound. This suggests our brain treats silence kind of like an event, something it registers, not just a void. That completely changes how you think about Yeah. it. So, different kinds of silence might actually feel different. That's the implication, yeah. That our experience of silence is more complex and, well, active than we usually assume. Mind blown. Okay, so we've covered a lot of really good reasons to seek out silence. How do we bring this into our actual busy lives? The main takeaway from Motivation Arc and our notes is really start small. No need to go on a 10-day silent retreat tomorrow. Exactly, unless you want to, of course. But start with intentional moments. Just a few minutes of quiet reflection each day can really add up. And it's about finding what works for you. Yeah. Right? Maybe it's this few minutes of quiet thought. Maybe it's a silent walk like the Himalayan Institute suggests. Maybe it's trying a simple meditation from a guide. Precisely. Experiment a little. Yeah. And if you do feel drawn to something more structured, yeah, silent retreats are an option that many people find beneficial. Okay, so wrapping this up, we've really dug into some pretty significant benefits of embracing silence, both around us and inside us. We really have. We've seen how it can lower stress, potentially help our brains physically, sharpen focus, boost creativity. Increase self-awareness through mindfulness. Right, and foster that deeper sense of connection or inner peace. And it's important to remember that point from Motivation Arc. This isn't about escaping life. It's about navigating it with more presence, more peace. Well put. It enhances engagement rather than detracting from it. So here's something to maybe think about this week. Try finding just a few small moments of deliberate silence. Turn things off, breathe, just be quiet. See what you notice. Outside, inside. What might you discover in that space between the noise? And hey, if this sparks your interest, maybe look into mindfulness resources or meditation apps. There's lots out there. Definitely food for thought. Thank you for joining us as we explored the surprising power of silence. Yeah, thanks for listening. Until our next deep dive.